प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बेटा हम टॉपिक लेके आ रहे हैं लेसन नंबर 1, ठोस अवस्था। बच्चों, आप ठोस अवस्था जानते हैं कि पदार्थ जो होता है, हम स्टार्ट पदार्थ से करते हैं। व्हाट इज सब्सटेंस? पदार्थ क्या होता है? देखिए, आप किसी भी वस्तु को पदार्थ कह सकते हैं जब उसका अपना द्रव्यमान होता हो, उसका आयतन होता हो और जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, हम उसे पदार्थ कहते हैं। तो हमने देखा कि पदार्थ को पहचानने के लिए हमने 3 कंसेप्ट अप्लाई किए: द्रव्यमान, आयतन और ज्ञानेंद्रिय। चलिए, अब हम जानते हैं पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। इसमें जो ठोस अवस्था होती है पदार्थ की, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम ये भी जानते हैं बच्चों कि इस ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं उनका संगठन बहुत निश्चित होता है और उनके कण बहुत पास पास होते हैं, जबकि द्रव और गैस लगभग लगभग तरल अवस्था में देखने को मिलते हैं। अगर हम ठोसों की बात करते हैं तो ठोस पदार्थ जो होते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर, अगर किसी एक वायुमंडलीय दाब पर किसी भी पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से उच्च होता है तो उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहा जाता है। चलो बच्चों, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ठोस अवस्था किसे कहेंगे, तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो जो मैं आज बता रहा हूं, उस डेफिनेशन को आपको यूज करना है। एक वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ का गलनांक बिंदु कमरे के ताप से उच्च होता है तो उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहा जाता है। तो बच्चों, आप सबसे पहला टॉपिक हम जानते हैं इस लेसन का जो लिखेंगे वो क्या है? परिचय। और परिचय में आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे आप कहाँ से? पदार्थ से। आप टॉपिक लिख लेंगे पदार्थ, सब्सटेंस, पदार्थ। और बच्चों इसमें लिखिए, पदार्थ की परिभाषा लिखिए, किसी भी वस्तु को हम पदार्थ कह सकते हैं जब उसका अपना द्रव्यमान हो, वह वस्तु आयतन घेरती हो तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस की जा सके, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी, हवा। ये सब क्या है? पदार्थ है। बच्चों, फिर अगली लाइन में आपको लिखना है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था का नाम लिखना है बेटा ठोस, दूसरी का नाम द्रव, तीसरी का नाम गैस। ये लिखने के बाद अगले एरो में लिखना है, ठोस, द्रव व गैस तीनों में मुख्य अंतर इनमें उपस्थित अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अंतराण्विक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अगली लाइन से लिखना, ठोसों में अवयवी कण एक दूसरे के समीप होने के कारण इनकी अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है, किंतु अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जबकि द्रवों व गैसों में
अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है। इतना आप लिख देंगे। अब इसके बाद में आपको टॉपिक डालना है ठोस की परिभाषा। क्या डालना है बच्चों? ठोस की परिभाषा। हम ठोस की परिभाषा लिखेंगे, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर किसी भी पदार्थ का गलनांक बिंदु कमरे के ताप से उच्च होता है तो उस पदार्थ को ठोस कहा जाता है। तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। बच्चों ये डेफिनेशन है ठोस की। गलनांक बिंदु कमरे के ताप से उच्च होना चाहिए। अपवाद हो सकता है, बर्फ हो सकती है अपवाद, यानी कि अपवाद को हम नगण्य मानकर ये परिभाषा आपको बता रहे हैं। तो इस परिभाषा पे आपको फोकस होना है। तो बच्चों ये किसकी परिभाषा हो गई? ठोस की परिभाषा हो गई। चलिए बच्चों, अब हम ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो बच्चों टॉपिक डाल लेना आप, ठोस पदार्थों के अभिलक्षण। ठोस पदार्थों के अभिलक्षण या ठोस अवस्था के अभिलक्षण, कैसे भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए पहला, जैसे मैं कहूं आपसे कि ये ठोस पदार्थ है बच्चों, ये ठोस पदार्थ है और ये इनके अवयवी कणों की व्यवस्था है बच्चों। ये अवयवी कणों की व्यवस्था है, ठीक है। ये ठोस अवस्था को दर्शाने वाला एक चित्र है। इसमें अब मैं आपको इसके अभिलक्षण यानी कि इनके गुण बता रहा हूं। देखिए बच्चों, जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके आकार, आयतन निश्चित होते हैं। आकार और आयतन इनके निश्चित है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो कठोर एवं दृढ़ होते हैं। हार्ड एंड रिजिड, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। अपवाद हो सकते हैं लेकिन गुणधर्म माने जाते हैं कि ये क्या होते हैं? कठोर एवं दृढ़ होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर देखें हम इसमें, इन पदार्थों में अंतराण्विक दूरी बहुत कम लेकिन अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, इनमें अंतराण्विक दूरी बहुत कम लेकिन अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा मिलता है। चौथा पॉइंट बच्चों, इनके गलनांक बिंदु उच्चतम होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? इनके गलनांक बिंदु, मैं तो आपको कहूँगा क्वथनांक बिंदु भी इनके उच्च होते हैं। तो आपको अगले पॉइंट में लिखना है, इनके गलनांक व क्वथनांक दोनों बिंदु उच्च होते हैं या इनके मान उच्च होते हैं। अगला पॉइंट, इन पदार्थों में तरलता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब बहने का गुण नहीं पाया जाता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है इनमें। ये अपने स्थान पर, यानी कि इनके कणों के मध्य कोई गति नहीं होती है। ये इस प्रकार से, इनके अवयवी कण इस प्रकार से निबिड़ संकुलित होते हैं कि इनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान बचता है, बहुत कम रिक्ति बचती है। इसलिए इन पदार्थों के घनत्व के मान भी उच्च होते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको लिख देना है, इनके घनत्व के मान भी उच्च होते हैं। और इससे पहला वाला पॉइंट लिखा, इन पदार्थों में तरलता का गुण भी नहीं मिलता है।
तरलता नहीं मिल रही है, घनत्व के मान उच्च है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मीन्स होता है अगर आप इन पे दाब डालोगे तो दाब के कारण इनके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये गुण भी ठोस पदार्थों में पाया जाता है। तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ये गुण देखने को मिलता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोसों के समान व्यवहार तो दर्शाते हैं, लेकिन ठोस का पूरी तरीके से उनमें गुणधर्म नहीं मिलता। तो अब बच्चों हम अगला टॉपिक जो लेके आ रहे हैं, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो है क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। बच्चों हमने ठोसों के गुणधर्म देखे, तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ कि क्या क्या ठोस अवस्था या ठोस पदार्थों के गुण थे। तो बच्चों पहला गुण हमने देखा कि इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। क्या? इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा गुणधर्म मैंने आपको बताया कि इनका घनत्व का मान ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि इनकी अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है, लेकिन अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा इनमें तरलता का गुण नहीं मिलता है, द्रवों और गैसों के समान इनमें, और ये पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ऐसे मैंने आपको ये 5 गुणधर्म ठोस पदार्थों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। चलिए बच्चों, मैं अब आप टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए बच्चों, वे ठोस जिनमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर बार बार पुनरावर्ती पैटर्न में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में मिलते हैं, ऐसे ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। ये जो मैंने आदर्श व्यवस्था जो बनाई है, ये एक मैंने क्रिस्टलीय ठोस की बनाई, यानी कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, ये अवयवी कण है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित क्रम में है, साथ में बार बार पुनरावर्ती पैटर्न व्यवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि नियमित पुनरावर्ती पैटर्न व्यवस्था में मिलते हैं। तो बच्चों, मैं आपको वापस से इस डेफिनेशन को समझा रहा हूं जो आपको लिखना है। सबसे पहले आपको टॉपिक लिख लेना है क्रिस्टलीय ठोस, और आप क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वे ठोस जिनमें अवयवी कण, ब्रैकेट में लिख लेना, परमाणु, अणु, आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनकी निश्चित पुनरावर्ती पैटर्न व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आगे बात समझ में? मैंने कहा कि ये अवयवी कण है जिनकी निश्चित या नियमित पैटर्न व्यवस्था यहाँ पर मिल रही है। तो एक के ऊपर एक जब अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और लंबी दूरी तक व्यवस्थित होते हैं, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं बच्चों दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था। दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था।
तो बच्चों अगला पॉइंट आपको लिखना है इसमें, इन ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था पाई जाती है। क्या बच्चों? इन ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था पाई जाती है। ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक बेटा? अगली बात देखते हैं, इन ठोसों को सत्य ठोस कहा जाता है। सत्य ठोस का मतलब क्या होता है? एक तो अवयवी कण निश्चित पैटर्न व्यवस्था, नियमित पैटर्न व्यवस्था में त्रिविमीय रूप में मिल रहे हैं। दूसरी बात, इनमें दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था पाई जा रही है, इसलिए इन ठोसों को सत्य ठोस, ट्रू सॉलिड कहते हैं। इस एग्जाम्पल को हम क्वार्ट्ज की संरचना से समझ लेते हैं। देखिए क्वार्ट्ज, NaCl, बेंजीन, यूरिया, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे NaCl का एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि क्यों इसको सत्य ठोस कह रहे हैं। तो NaCl का निर्माण Na+ और Cl- से मिलकर हुआ है। अब इसमें क्या है, एक Na+ 6 Cl- आयनों से घिरा रहता है, 6 Cl- आयनों से घिरा रहता है, और एक Na+ 6 Cl- से घिरा रहता है। तो जब NaCl की हम रॉक साल्ट की संरचना देखते हैं, इस NaCl क्रिस्टल की संरचना देखते हैं, तो उसमें एक Na+ को 6 Cl- घेरे हैं और एक Cl- को 6 Na+ घेरे रहेंगे। तो इन आयनों की निश्चित पैटर्न व्यवस्था त्रिविम में पाई जाती है बेटा। दूसरी बात कर लेते हैं क्वार्ट्ज की और कांच की। उस एग्जाम्पल से भी हम इनके ट्रू सॉलिड की चर्चा कर लेंगे। हम क्वार्ट्ज की संरचना को बनाते हैं। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वार्ट्ज का सूत्र SiO2 होता है। इसमें षटकोणीय वलय होती है जो नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न व्यवस्था में पाई जाएगी। ऐसे बच्चों ये क्वार्ट्ज की संरचना है जिसमें बहुत सारी षटकोणीय वलय लंबी दूरी तक एक निश्चित पैटर्न व्यवस्था में मिल रही है। लेकिन जब हम कांच को देखेंगे तो ग्लास में ये संरचना स्टार्टिंग में तो सही होगी, स्टार्टिंग में तो सही होगी, यानी कि प्रारंभ में तो इसमें षटकोणीय वलय देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद में वलयों में एक ऊर्जा कोई बढ़ जाएगी, कोई घट जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर आ जाएगी, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनने लगेगी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये होती है दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था। लंबी दूरी तक अभी कण है एक निश्चित पैटर्न व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अवयवी कण कुछ दूरी तक तो एक निश्चित पैटर्न व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन उसके बाद में इनकी व्यवस्था खत्म हो जाती है। बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वार्ट्ज कांच से किस प्रकार भिन्न है? क्या क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए बिल्कुल इसका आंसर बहुत सिंपल है। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो दोनों में भिन्नता तो ये मिलेगी, लेकिन क्वार्ट्ज को क्या हम कांच में बदल सकते हैं? हाँ, बदला जा सकता है। क्वार्ट्ज को गर्म करके अचानक ठंडा करते हैं तो इसमें अवयवी कणों की व्यवस्थित संरचना अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था लघु परासी क्रम व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अतः क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके NCERT में ये क्वेश्चन दे रखा है।
आप एक बार पढ़िए उस क्वेश्चन को, और जो मैंने आपको लैंग्वेज समझाई है उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो मैंने बच्चों आपको अभी तक क्रिस्टलीय ठोस के 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा इनमें अवयवी कणों की नियमित पुनरावर्ती पैटर्न व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इन ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परास्ती क्रम व्यवस्था पाई जाती है। तीसरी बात बताई मैंने आपको कि इन ठोसों को सत्य ठोस कहा जाता है। चलो बच्चों, अगले गुणधर्म की बात करते हैं हम। इन ठोसों में विदलन गुण पाया जाता है। इन ठोसों में विदलन गुण, ये जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, इनमें विदलन गुण पाया जाता है। अब इसको मैं समझाता हूँ, विदलन गुण होता क्या है। देखिए, ये ठोस पदार्थ जो होते हैं, जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस है। अब इस ठोस पदार्थ को आप चाकू से अगर आप काटेंगे, अगर आप चाकू से इसको काट रहे हैं, ये आपका चाकू रहा और आपने इसको काटा, तो ये काटने के बाद दो समान चिकनी सतहों में बट जाते हैं। अगर जिनमें इस तरह का गुण हो, समान चिकनी सतहों में बट जाते हैं, तो इस गुण को विदलन गुण कहते हैं। तो आपको बच्चों चौथा पॉइंट लिखना है, इन ठोसों में विदलन गुण पाया जाता है, अर्थात ये ठोस चाकू से काटे जाने पर दो समान चिकनी सतहों में बट जाते हैं। ओके बच्चों, और अगले पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें तो अगला पॉइंट हमारा है, जो इनका गलनांक बिंदु होता है वो तीक्ष्ण होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। गलनांक क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। पहली बात मैं आपको समझाता हूं, गलनांक कहते किसे? वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ पिघलता है, वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलता है, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब ग्रहण कर लेता है, उसे पदार्थ का गलनांक बिंदु कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलता है, वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु कहलाता है। अब मैंने कहा अगले पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में कहा मैंने कि इन ठोस पदार्थों का गलनांक तीक्ष्ण होता है, मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये पदार्थ विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट, विषम देशिक। ये पदार्थ विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। ये पदार्थ विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। चलिए बच्चों, ये वर्ड क्या है इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, इस गुणधर्म को डिटेल में समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, कुछ पहले मैं आपकी उसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ और फिर आप इसको समझने का प्रयास करना। जब ठोस पदार्थों के भौतिक गुण, जब ठोस पदार्थों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, उसमें चालकता तथा यांत्रिक सामर्थ्य के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न प्रेक्षित होते हैं, तो क्रिस्टल जालक की यह प्रकृति विषम देशिक प्रकृति कहलाती है तथा इस गुण को विषम देशिकता कहते हैं। बच्चों, मैंने ये लैंग्वेज समझाई है, बताइए समझाई तो अभी है नहीं। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूं, समझिए बच्चों। देखिए, मैं विषम देशिक प्रकृति का डायग्राम आपको बना रहा हूं। एक क्रिस्टल जालक है बच्चों, उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था इस तरह से नियमित पुनरावर्ती पैटर्न में है।
इस तरीके से ये नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न है। अब इसमें दो प्रकार के अवयवी कण है, एक बड़े अवयवी कण है और एक छोटे अवयवी कण है। ऐसे ये ऐसे अवयवी कण, छोटे बड़े अवयवी कण। अब आप इनकी गुणधर्मों की आप चर्चा करेंगे। अगर आप इनके गुणधर्मों की अगर आप चर्चा करेंगे तो उस परिस्थिति में आप बच्चों देखिए दो अलग अलग दिशाओं में आप जाने का प्रयास करेंगे। ये मैं एक डायरेक्शन ले रहा हूं ए बी। अगर मैं इस दिशा में जाता हूं, इस डायरेक्शन में जाता हूं, तो एक जैसे अवयवी कण है। लेकिन बच्चों अगर मैंने डायरेक्शन ये वाली सेलेक्ट कर ली सी डी, ये दिशा इससे भिन्न दिशा है। अगर इसमें जाता हूं तो अवयवी कण एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा, एक बड़ा है। तो बच्चों ये विषम देशिकता को दर्शाने वाला चित्र हो गया। ये विषम देशिकता को दर्शाने वाला चित्र हो गया, यानी कि पदार्थों के, ठोस पदार्थों के कुछ भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, उसमें चालकता, तापीय चालक, विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य। अगर क्रिस्टल जालक में भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर, जैसे ए बी दिशा और सी डी दिशा, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर यह गुण भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यह गुण कैसा दिखाई देता है? भिन्न भिन्न दिखाई देता है, यानी कि इसमें अलग अवयवी कण, इसमें अलग अवयवी कण। तो इस प्रकृति को हम विषम देशिक प्रकृति कहते हैं, तथा ठोसों के इस गुण को हम विषम देशिकता गुण कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पूरी बातें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताई। अब बच्चों ये क्रिस्टलीय ठोस के जो एग्जाम्पल्स बनेंगे, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, यूरिया हो सकती है, बेंजीन हो सकती है, I2 हो सकती है, Cl2 हो सकती है, अक्रिय गैसें हो सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। जो भी सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं अभी आप लिखिए, क्योंकि मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस का भी आगे अगले वीडियो में वर्गीकरण करके समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों हम अगले वीडियो की अगले टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों अमोर्फस। अमोर्फस शब्द का मतलब होता है आकृति नहीं होना, यानी कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हो, अर्थात इनमें अवयवी कणों की नियमित पुनरावर्ती पैटर्न व्यवस्था नहीं पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। पहला पॉइंट मुझे लगता है आपको इजी गोइंग में समझ में आ गया होगा। जैसे कि कांच, अभी मैंने आपकी कांच की नियमित पुनरावर्ती पैटर्न व्यवस्था बताई थी, तो वो पैटर्न व्यवस्था भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। नियमित पुनरावर्ती पैटर्न व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट, इनमें अवयवी कणों की लघु परासी क्रम व्यवस्था पाई जाती है। बच्चों याद करिए आप, उसमें दीर्घ परासी क्रम व्यवस्था थी, यहाँ क्या है? लघु परासी क्रम व्यवस्था। मैंने डायग्राम बना के समझाया था, एक निश्चित दूरी तक तो अच्छी व्यवस्था मिलती है अवयवी कणों की, बाद में ये व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। बाद हो जाती है बेटाओ, ये डिस्टर्ब व्यवस्था हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। तो इनमें अवयवी कणों की लघु परासी क्रम व्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं बेटा। जो तीसरी व्यवस्था है वो है, इन्हें हम आभासी ठोस कहते हैं। जबकि हमने क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा था? सत्य ठोस कहा था। लेकिन इन्हें हम क्या कह रहे हैं? आभासी ठोस कह रहे हैं, फॉल्स सॉलिड कह रहे हैं हम। क्यों कह रहे हैं हम इन्हें?
देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस को हम आवासीय ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं मिलती है, साथ में इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, अतः इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अतिशीतित, सुपर कोल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। सेम क्वेश्चन दूसरा इसी में पूछा गया कि पुरानी सभ्यता की खिड़कियों व दरवाजों के कांच शीर्ष की तुलना में, मतलब ऊपर से शीर्ष की तुलना में पेंदे से अधिक मोटे क्यों होते हैं। दोनों का आंसर एक ही है। आंसर क्या होगा? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए ये गुरुत्व के प्रभाव में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। अतः कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है तथा खिड़कियों व दरवाजों के कांच शीर्ष की तुलना में पेंदे से अधिक मोटे हो जाते हैं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही पैटर्न व्यवस्था में मिल रहा है। तो हमने इनको आभासी ठोस कह दिया। अगला पॉइंट लिखना है बेटा आपको, इन ठोसों में विदलन गुण नहीं पाया जाता। क्या? इन ठोसों में विदलन गुण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इन ठोसों को चाकू से काटने पर ये दो बराबर की जगह पर असमान, क्योंकि इन ठोसों को चाकू से काटने पर ये दो असमान खुरदरी सतहों में बट जाते हैं। अगर आप इसको काटोगे, जैसे आपका ये ठोस है जिसमें अवयवी कणों की अनिश्चित ज्यामिति व्यवस्था है, ऐसे व्यवस्थित है। अब आप इसको काटोगे, चाकू से काटोगे आप इसको, तो देखिए बेटा ये कैसे कट जाएंगे, उबड़ खाबड़ कटेंगे, असमान। और असमान तो है से, और साथ में कौन सी सतह है? खुरदरी सतह है, रफ एंड सरफेस है। अगर आप इसमें बैठ जाते हैं, मतलब ये ठोस अगर दो असमान खुरदरी सतहों में बैठ जाते हैं, तो आप इस गुण को कहेंगे कि इनमें विदलन गुण नहीं होगा। अगला हमने कहा था कि इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता था? तीक्ष्ण गलनांक होता था। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये ताप की एक निश्चित परास में ही पिघलते हैं। ये ठोस ताप की एक निश्चित परास में ही पिघलते हैं, अर्थात इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। यहां एक पॉइंट और जोड़ दिया बच्चों मैंने, शीतलन वक्र। क्रिस्टलीय ठोस के जो शीतलन वक्र होते हैं वो असतत होते हैं। मतलब अगर हम ताप और समय के मध्य वक्र खींचे तो इनका जो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे समय के साथ आप ये देखिए ये वक्र असतत हमको प्राप्त होगा। आगे बात आपको समझ में? तो ये समय के साथ इनका जो वक्र है, ताप घटता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, तो इनके वक्र असतत होंगे। तो इस वक्र को बोलते हैं बच्चों शीतलन वक्र। तो क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होते हैं क्योंकि इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है। लेकिन
जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। अगर मैं इनका डायग्राम बना के आपको बताऊं, ताप और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे आएगा, यानी कि निरंतर समय के साथ ताप घटता जा रहा है। तो ये ताप की एक निश्चित परास पर पिघलते हैं। और लास्ट पॉइंट अक्रिस्टलीय ठोस का, कि ये ठोस पदार्थ समदेशिक प्रकृति के होते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस कौन सी प्रकृति के थे? विषमदेशिक प्रकृति के थे। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है समदेशिक, आइसोट्रोपिक, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। समदेशिक प्रकृति क्या? सम यानी समान, देशिक यानी दिशा, यानी कि एक समान दिशा में जाने पर अगर एक समान गुण प्रवाहित प्राप्त होते हैं। तो मैं इसकी पूरी डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों आपको। ठोस पदार्थों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता, उसमें चालकता, विद्युतीय चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य के मान क्रिस्टल जालक में किसी भी दिशा में जाने पर एक समान प्रेक्षित होते हैं। तो इस प्रकृति को समदेशिक प्रकृति कहते हैं तथा इस गुण को समदेशिकता कहा जाता है। बच्चों इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल बड़े फेमस होंगे, क्योंकि इन एग्जाम्पल से ही हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकेंगे। देखिए मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं उसका आपको ध्यान रखना। एक तो कांच, अगर कांच आता है और रेशा कांच आता है तो दोनों में भी डिफरेंस है। कांच जो होगा वो अक्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन रेशा कांच, फाइबर ग्लास, वो क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा एग्जाम्पल है रबड़, चाहे प्राकृतिक रबड़ हो, चाहे संश्लेषित रबड़ हो, चाहे नियोप्रीन हो, चाहे आइसोप्रीन हो, जितने भी रबड़ होते हैं वो सब कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। प्लास्टिक, प्लास्टिक एक बहुलक ही होती है। तो बहुलक के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, प्लास्टिक के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, वो सब किस कैटेगरी के होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के होंगे। आई बात समझ में बच्चों आपको? तो आज के लेक्चर में हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिस्कशन किया। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी